वॉलंटियर थे ताबिंदा, साहिबा और नूर, तीनों हैं। जी सर। जी सर। यस सर। साहिबा, जी जी सर, साहिबा। चलो आप सबसे पहले ले लेंगे, लेकिन पहले मैं 10 मिनट अनीमिया की बात कर। जी सर। आप सबको पता है कि अनीमिया इज द मोस्ट कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम वी फेस ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनी दोनों में। नियरली 50% पॉपुलेशन हमारी एनेमिक है और आयरन डेफिशिएंसी तो 90% में है। और जो एनेमिक पेशेंट्स हैं 90% आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, बाकी 5% फोलिक एसिड, बाकी के 5% अदर्स, थैलासीमिया और कोई और। WHO ने एक क्राइटेरियन रखा हुआ है कि जिसकी हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम हो, 10.9 भी हो, वो अनीमिया कहलाएगा और अनीमिया की कैटेगरी में आ जाएगा। अनीमिया को उन्होंने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 कैटेगरी बना दी हैं। 11 से नीचे 10 तक हो तो माइल्ड, उससे नीचे 8 तक हो तो मॉडरेट, उससे नीचे हो तो सीवियर। मोस्टली ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होता है, मोस्ट ऑफ द एनेमिक्स, और उसमें 90% फोलिक एसिड, लेकिन 90% आयरन। बाकी के फोलिक एसिड डेफिशिएंसी भी हो सकती है, विटामिन B12 भी हो सकती है, मल्टीपल डेफिशिएंसी। इसकी कॉजेस मोस्ट कॉमनली ब्लीडिंग है। एक किसी का माइक ऑन है, वो ऑफ कर दीजिए प्लीज। आप सबको पता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी वजह से हीमोडाइल्यूशन होती है, जो कि प्लाज्मा ज्यादा बढ़ता है 50% और आरबीसी काउंट से 25% बढ़ते हैं, इसलिए हीमोडाइल्यूशन हो जाती है। उसकी वजह से हीमोग्लोबिन परसेंटेज ड्रॉप हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके लिए प्रेग्नेंट मदर को आयरन की ज्यादा जरूरत, क्योंकि नियरली 1000 ग्राम उसको और एक्स्ट्रा आयरन चाहिए फॉर फीटस एंड प्लेसेंटा एंड अदर। ये इस तरह से बराबर होता है कि नॉर्मल आयरन की रिक्वायरमेंट पर डे नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में 2.5 मिलीग्राम होती है पर डे। प्रेगनेंसी में ये 6.6 मिलीग्राम पर डे हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की क्लिनिकल पिक्चर, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक, बिल्कुल वो ठीक होते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर सीवियर हो जाए तो फिर अर्ली फटीग, ब्रेथलेसनेस या पैल्पिटेशन। प्रेगनेंसी में अनीमिया के साइड इफेक्ट्स हैं, मदर को भी बेबी को भी। मदर में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शी इज मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस,
इसलिए उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पोर हो जाती है। प्री टर्म लेबर का खतरा है, प्री एक्लेम्सिया है, और इन पेशेंट में एब्रप्शो प्लेसेंटी भी ज्यादा है। और इन पेशेंट्स में लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो लेबर प्रोलॉन्ग हो जाती है। दे स्टैंड हायर रिस्क ऑफ पीपीएच, एंड डिलीवरी के बाद पुरपुरल सेप्सिस, and they lactate poorly, poor lactation. fetus को प्रीमेच्योर प्रीटर्म लेबर की वजह से कभी कभी सिवियर अनीमिया में, कभी कभी, नॉट कॉमनली, अनकॉमनली, IUGR or even stillbirth or baby is born with anemia. इसके लिए प्रोफाइलैक्सिस ऑब्वियसली है कि प्रेगनेंसी से पहले ही अनीमिया को करेक्ट करें हम, और उनको इनकरेज करें वेजिटेबल्स और मीट, और ओरल आयरन दें। आगे लिख लीजिए, ओरल आयरन की कंप्लायंस पुअर है। आप दे तो देते हैं लेकिन वो लेती नहीं। और अगर उसको कोई क्रॉनिक ब्लीडिंग कहीं से हो रही है, लाइक पाइल्स, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, उसका प्रेगनेंसी से पहले ही उसको ठीक करे ताकि एनीमिक ना हो पेशेंट। लेकिन अगर प्रेग्नेंट औरत एनीमिक है, उसको या तो ओरल आयरन दीजिए या इंजेक्टेबल आयरन दीजिए, इंट्रामस्कुलरली या इंट्रावेनसली। कभी कभार उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाती है। आप होल ब्लड दे सकते हैं, पैक्ड सेल दे सकते हैं। बस मैं तो इतना ही बोलना था। अब वॉलंटियर नंबर 1। बोलिए जी, हु इज वॉलंटियर नंबर 1? जी सर। आप हैं साहिबा। साहिबा, गुड। साहिबा, आप इस्लामाबाद से बोल? जी सर। गुड। नहीं, पहला केस, a patient age 30 years, married for 5 years. जी सर। She is gravida 4, para 3. अभी आपके पास 30 वीक्स पे पहली विजिट आई, ठीक। और she complains of shortness of breath on walking and weakness and fatigue. ठीक सर। बस मैं दोहरा दूं कि आप बोले? जी सर, बस हो गया। थैंक यू। बोलिए।
Assalamu alaikum. After mutual introduction and confirming the details given to me of the patient, I will inquire about the uh, details of the presenting complaint, for how long she has shortness of breath and generalized body weakness. Other जी other shortness of breath is when shortness of breath is increased either on exertion or not. Does she perform her home chores by herself or not? Does she have any history of blood transfusion or not? Does she have any lung disease or cardiac disease? Does she have any shortness of breath on laying down? And does she has any bluish discoloration of her on and on exertion? Then I will inquire about her diet, what her diet comprise of, any chronic history of chronic complaint of diarrhea and vomiting, any pica intake, any chronic bleeding, rectal being hemorrhoids, or any complaint of bleeding in this pregnancy, any chronic infection, any history of fever and chills, any history of perineal itching, any history of blood transfusion, or family history of blood transfusion. I will inquire about of any blood test done in this pregnancy or not, whether she have any checkup in this pregnancy to any hospital or not. Any history of oral iron intake in this pregnancy, and any obstetrical history, previous interpregnancy intervals. आपने जनरली अच्छी हिस्ट्री ली है, जनरली अच्छी हिस्ट्री ली है, लेकिन थोड़ा सा इसको डायलेट कीजिए, थोड़ा सा, बहुत दो फिक्रे और चाहिए। जी सर। मसलन कि ये इस यहाँ आने से पहले she has arrived 30 weeks, है? उसका हीमोग्लोबिन का चेक हुआ था, कब हुआ था? एक, क्या उसकी हीमोग्लोबिन का टेस्ट प्रेगनेंसी से पहले भी हुआ था या पिछली प्रेगनेंसी में भी हुआ था? जी सर। ये इससे काफी सारा एरिया कवर हो जाता है आपका। ठीक है सर। और दूसरा, उसने आपने हार्ट डिजीज का पूछ लिया, बड़ा अच्छा किया, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और बड़े इम्पोर्टेंट। बस दो फिक्रे और ऐड कर लीजिए तो फिर प्रेजेंट हिस्ट्री आपकी काफी कंप्लीट हो गई। और ठीक है सर। कि अगर आप एनीमिक थी, उसका कोई इलाज हुआ, आपने ओरल आयरन रेगुलरली लिया, या आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई या कुछ हुआ, दो तीन ये सवाल ऐड कर लीजिए, फिर आगे चलिए। ठीक है सर। Any history of blood test in this pregnancy or before pregnancy done or not? Any visit to any doctor with this report? Any intake of oral iron, either IV or blood transfusion in this pregnancy or before pregnancy or No. not? बिल्कुल ठीक। Obstetrical history. I will inquire, as she is para 3, I will inquire about interpregnancy interval, last died born, any history of APH and bleeding in previous pregnancy, in antenatal period or post or after delivery, and duration of breastfeeding of her previous child. सिर्फ एक Gyne- लफ्ज और ऐड कीजिए कि एनी कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर और पीरियड, ठीक है सर। वो फिर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है सर। Any complication during previous all pregnancies, during antenatal period, intrapartum period or postnatal period? वेरी गुड। और Gynecological history. जी सर। जी I चलिए। will. जी सर। I will inquire about any previous menstrual cycle, either heavy bleeding or not, any medical history, any history of chronic disease, renal, liver, or tuberculosis, any history of any bleeding disorder in family, any drug history, and any surgical history for any repair for any surgery, repeated surgeries. ठीक हो गया। On general physical examination, after looking after general look, I will and taking BMI and vitals of my patient, I will take specifically her pulse and other with rate and regularity, her look for signs of anemia, pallor, in pallor, koilonychia, um,
I will on face on tongue I will look for papilla, absent papilla on tongue and angle of mouth. I will then look for JVP, raised JVP, and look for pedal edema. Then on chest auscultation, I will auscultate for pulmonary edema. I will look at the heart, auscultate heart sounds, and on but चूंकि हमें वक्त को बचाना है, आपने ठीक कहा. After general physical examination, I'll rule out any cardiac or pulmonary disease by physical examination. ठीक है सर. तो वो कवर कर दिया सारा कुछ आपने. ठीक है सर. एक Then फिक्र on है कि after general physical examination, I'll examine her chest and rule out any cardiac or pulmonary problem, या heart disease or lung problem. कुछ भी कह दीजिए, मतलब एक फिक्रे में कवर कर दीजिए बस. सर इसको एक लाइन में बता दूं कि मैं आई विल लुक फॉर साइंस ऑफ एनीमिया, ये सारा बताना है. वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक है. एग्री. कोलोनिकिया और ये पेलर, उसके लिए एक फिक्रा ये भी काफी. जी सर. Very good, I like it. So I look for any signs of anemia and also chest for any lung or heart disease. ठीक है सर. तो वो एक ये लाइन में दो सारा हो फिक्रों जाएगा. ने आपने जनरल फिजिकल भी कर लिया, कार्डियोपल्मोनरी भी कर लिया, अब एब्डोमेन पे आ गए. Sir, on periabdominal examination, I will look for general look of the abdomen and Simpson's fundal height, lie, and presentation, and auscultate for fetal heart sound. Very good. वो सब ठीक है. चलो आगे चलो. Sir, investigation में sir baseline investigation for सबसे पहले hemoglobin. Sir, hemoglobin बता दें इसका कितना है? इसकी हीमोग्लोबिन है जी 9.8 ग्राम. Sir, indices बता दें इसके साथ. क्या 9.8 ग्राम % उसकी हीमोग्लोबिन. आप क्या चाहती है आगे, पीसीबी वगैरह? सर मैं इसकी इंडिसेस चाहती हूँ सर, देख सको माइक्रोसिटिक यानी क्या पिक्चर है इसकी. अच्छा, उसे आगे कहिए ना जी, ब्लड फिल्म बताइए. जी जी सर. इंडाइसिस या एमसीवी एमसीएच उसको एमसीएच. माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया. ठीक है सर. मुझे अब इसकी पेरिफेरल मॉर्फोलॉजी भी चाहिए और इसका फेरेटिन भी चाहिए. तो बस ये कि वो बार बार उसकी रिपोर्ट का इंतजार मत कीजिए मेरे बोलने का. मैं जब ठीक है बोलता सर. हूँ आपका वक्त ज़ाया होता है. तो क्या ठीक है सर. आपने तो 7-8 मिनट में पूरा करना. तो आई जी जी लुक सर. फॉर हर हीमोग्लोबिन, पीसीबी, एमसीएचसी एंड जो भी कहना चाहती हैं, बस कह के आगे चलिए. Sir, I will look for hemoglobin as it is decreased, and I will look for indices, peripheral morphology to see whether is a mixed picture or not, and then नहीं ये say, कुछ ना बोले ना, बस सिर्फ टेस्टों के नाम बोले, फिर आखिर में बोले इफ दिस सजेस्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फिर ये करो बस. ठीक है सर. Sir, after hemoglobin, I look for peripheral morphology indices and serum ferritin as it shows iron deficiency anemia. Then I will consult my patient and about her this diagnosis and the fetal maternal effects, and I will move towards management of this patient. Sir, I will How go will you manage this? towards. How will Sir, you I manage? will go for IV iron. Sir, according to सिर्फ SOGP. इस तरह से कह देना काफी नहीं है कि इंट्रावीनस में आयरन दूंगी, ये कह देना इट डजंट गेट यू फुल मार्क्स. आप प्रोवाइड बोलिए she is past 30 weeks pregnancy, her hemoglobin is 9.8 gram%, she is symptomatic, hence I will give her this. Yes, ठीक है सर. फिर बोलो. As she is past 30 weeks, she has iron deficiency, moderate iron deficiency anemia, and she is also symptomatic. Then I will go for IV iron infusion. I will tell the patient the options of oral and IV iron. लेकिन I will. एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सा ट्रिकी बात सिचुएशन आ गई. Here is a patient who is short of breath and you are going to give intravenous iron. So wouldn't that
overload her cardiovascular system. सर इसको ब्लड लगाना चाहिए? ये मुझे नहीं पता, ये सवाल आपने इनवाइट किया है when you have said कि I'll give her intravenous iron, या तो खुद ही इसको क्लैरिफाई किया होता कि किस तरह दोगी और क्या दोगी, या कहा होता कि मैं इनको इंट्रावेनस नहीं दूंगी, इंट्रामस्कुलर दूंगी because she is short of breath, I don't want to overload. जो कहो उसको साथ ही सपोर्ट करो. आपने चॉइस की है, मुझे कोई एतराज नहीं है. I'll give her parenteral iron. ठीक है सर. In the form of total dose infusion. अच्छा. इस तरह से बोलो. और but because she is having shortness of breath, and hence I will ensure that her system blood is not overloaded. ये पूरा फिक्रा बोलोगी तो फिर अच्छे नंबर है. सिर्फ पैरेंटल आयन कह के बंद फिर नहीं है अच्छे नंबर. ठीक है सर. फिर बोलो. As she is moderate, she is past 30. जी जी. बोलिए. As she is past 30 weeks and she is short of breath and she is moderate iron deficiency anemia, I will give parenteral iron. But as she is short of breath, so I will give her in intramuscular IV after total dose calculation, intramuscular iron, so that it will not overload it. इस तरह से कहोगी तो फिर भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन ये बेहतर है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर है. तो ये 9.8 ग्राम है उसकी हीमोग्लोबिन. अब फिर पेशेंट से हट जाएगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा हाउ फास्ट द इम्प्रूवमेंट विल बी इफ यू गिव इंट्रामस्कुलर आयरन व्हिच यू हैव डिसाइडेड. Sir, it will be 0.8 gram rise in, it cause rise in hemoglobin in 0.8 gram deciliter per week. तो ऑप्टिमम लेवल क्या होना चाहिए जब पेशेंट लेबर में जाए? Sir, it should be more than 10. मतलब 11 का होना, क्योंकि WHO की रिकमेंडेशन है कि 11 से ऊपर होनी चाहिए. Sir, जी sir, it should be more than 11 gram per deciliter. Which you will achieve within 2-3 weeks. जी sir, 2-3 weeks. So ये कहिए साथ, as she is 9.8, hence with intramuscular injections we will achieve more than 11 gram within 3 weeks. ठीक है sir. बस. As she is 9. ठीक है sir, we will achieve this in 2 to 3 weeks. अब देखिए ना, हम इस तरह से चले तो ये प्रॉब्लम ही कोई नहीं हुई इस पेशेंट. जी सर. ना मैं आपको कार्डियोलॉजी की तरफ लेके गया, ना मैं आपको उसे आयन का फेरेटिन लेवल्स और आयन कौन सा आयन दोगी, उसका क्या नाम है, किसकी उसकी सिक्रेशन पर किडनी पर डे हो जाती है, कितना रह जाता है, वो नथिंग. इस तरह से आपका वाइवा चले तो यू वॉक स्ट्रेट. लगता है ये तो इम्तिहान ही नहीं हुआ. जब आप इधर उधर की बात मारते हैं फिर वो उसमें मुश्किल पड़ जाती है. अब इसमें लाइकली क्वेश्चंस आपसे जो किए जाएंगे वो यही कि टेल मी व्हाट वेरियस टाइप्स ऑफ इंजेक्टेबल आयरन अवेलेबल इन द मार्केट. वो आप किताबी बात है, वो आप बोल दीजिए. बोलिए जी. सर उनकी फॉर्मुलेशन बताऊं कि इंट्रामस्कुलर फॉर्म में भी अवेलेबल है और आईवी फॉर्म में भी अवेलेबल है. और वो क्या, उनके नाम क्या है? आयरन कार्बोक्सी, कार्बोक्सीमाल्टोज है जो कि फरकारी और फेरेंजेट के नाम से अवेलेबल है, और आयरन सुक्रोज है जो कि वीनोफर के नाम से अवेलेबल है. बस ये. फिर ऐसे ही अगर वो तो टाइम ही नहीं बचता 7-8 मिनट में, ये सारा बड़ी मुश्किल से होता है. लेकिन बच गया तो उसके साइड इफेक्ट पूछेगा, कोई पूछेगा, या वो जो मैंने थ्योरी की बातें बोली है, एनीमिक मदर को क्या हो जाता है, बेबी को क्या हो जाता है, वो सारी थ्योरेटिकल बातें. माशाल्लाह, you done well. चलो. थैंक यू सर मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ जी, जरूर पूछे. आई वुड लव. सर ये जो
इंट्रामस्कुलर हम दे हाँ जी, नहीं आपकी आवाज साफ नहीं आ रही इकरा बीबी। तो सर इशू आप तो बिल्कुल ही कट कट के आ रही। इश्यूज भी तो हो सकते हैं ना क्या जी, आप फिर बोलिए इकरा। सर। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो इंट्रामस्कुलर होता है ये हाँ। बहुत पेनफुल होता है, तो इससे सर कंप्लायंस इश्यूज भी तो आ सकते हैं ना पेशेंट में। जी बिल्कुल, वो फिर ये आप अलग चल सकती है कि जी अगर वो कंप्लेन करती है सबसे ज्यादा, बल्कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का पेन से ज्यादा है पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन की। जी सर। तो पेशेंट को बड़ा वो पसंद नहीं आती बात, परमानेंटली वो स्किन जो है तो उसमें वो आयन का कलर आ जाता है। तो ये तो फिर आप उनको कहिए कि जी मैं उनको काउंसल करूंगी कि ओरल से भी हो सकता है सेम रेट, लेकिन वो कंप्लायंस जो कि ओरल से देने में पोर है, लेकिन इफ शी मेक श्योर दैट शी विल टेक ओरल आयन तो आई विल प्रिस्क्राइब ओरल आयन। क्योंकि हमने ये लफ्ज बोला नहीं, लेकिन हमें ये पता है चाहे आप इंट्रावीनस दो, चाहे इंट्रामस्कुलर दो, चाहे ओरल दो, रेट और रिकवरी वही है जो अभी साहिबा ने बोली 0.8। जी सर ठीक है, थैंक यू तो इसलिए सर। स्पीड में कोई फर्क नहीं है, स्पीड में कोई जी फर्क नहीं है। लेकिन मैं साहिबा का स्ट्रेट अवे इंट्रामस्कुलर इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि हमारे पास पहले ओरल दे के कंप्लायंस का इंतजार करें, महीने बाद पता चले कि वो तो उसने ली ही नहीं गोलियां, तो बाय दैट टाइम 34 वीक्स और हीमोग्लोबिन जो है वो जी सर। डिजायर्ड लेवल से कम नहीं। इसलिए वी डोंट वांट टू टेक ए चांस ऑन कंप्लायंस। साहिबा ने ये अल्फाज नहीं बोले, लेकिन मैंने मान ली ये बात, मैंने मान ली ये बात। अदरवाइज जी सर ठीक है। जब आपसे पूछा जाए, बहस की जाए कि इंट्रावीनस देने का, इंट्रामस्कुलर आयन देने का और ओरल देने का फर्क क्या है, तो फर्क ये है कि नंबर 1 जी कंप्लायंस, सर। नंबर 2 साइड इफेक्ट्स नोजिया वॉमिटिंग जो ओरल के हैं वो नहीं होते, और थर्ड ये कि वी आर जी श्योर सर। कि जितनी आयन की जरूरत है वो कैलकुलेट किया है हमने, वो फार्मूला आप बोल दीजिए, वेट मल्टीप्लाइड बाय डेफिशिएंसी, पर जो भी है वो, और उसको और केजी उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, उसकी टोटल नीड्स हमने उसको प्रोवाइड करनी। इसलिए जी सर। at this stage I'll rather take that route because she is also symptomatic, breathlessness भी है और weakness भी है उसको। तो ये मैं उस बहस में नहीं गया जब जब साहिबा प्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि अगर आप सीधे सीधे चले ना फिर एग्जामिनर खाम का बहस नहीं लाता बीच में, फिर वो एक्सेप्ट करता ठीक है है। आपका स्ट्रेट रूट। बिकॉज एग्जाम, मान लीजिए मेरी बात, एग्जामिनर की नियत आपको पास करने की होती है, फेल करने की नियत से कोई नहीं आता। तो आपको खामखा ख्याल हो जाता है कि वो एग्जामिनर तो पक्का मुझे वो मुश्किल सवाल आप क्रिएट करते हैं, आप उनको इनवाइट करते हैं कि मुझसे ये मुश्किल सवाल पूछो, और पहले आप इनवाइट कर लेते हैं, फिर आता नहीं है, फिर आप फेल हो जाते हैं। जी सर वरना इस तरह ठीक है। की ये इससे ज्यादा स्ट्रेट वॉक नहीं हो सकती जी कि सर ठीक है, विदिन थैंक यू 7 सर। मिनट्स हमने हिस्ट्री भी कर ली, फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर लिया और उसके ट्रीटमेंट तक पहुंच गए, बल्कि ट्रीटमेंट मुकम्मल होके डिलीवरी तक पहुंचो तो और भी अच्छी बात, और भी अच्छी बात। तो इसलिए क्योंकि फर्क तो कुछ नहीं है, टेक्निकली देखिए, चाहे आप इंट्रामस्कुलरली आयन दें, इंट्रावीनसली आयन दें, ओरल आयन दें, तीनों रूट्स बराबर, रेट ऑफ रिकवरी इज ऑलमोस्ट सेम। इसलिए स्पीड ऑफ रिकवरी में नहीं फर्क, अलबत्ता कंप्लायंस में फर्क है, कन्वीनियंस में फर्क है, कंफर्ट है कि एक दवा दे दिया, ये श्योर कि जी पूरा आयन चला गया।
इसीलिए पैरेंटल आयन इज जनरली गेटिंग मोर पॉपुलर। हालांकि सारी आबादी को तो आप टीके नहीं लगा सकते। पाकिस्तान की आबादी 50% एनीमिक है, तो 24 करोड़ पॉपुलेशन है, 12 करोड़ टीके तो नहीं लग सकते। लेकिन हम प्रेगनेंसी स्टेट में वी जंप ओवर टू इंजेक्टेबल बिकॉज ऑफ कंप्लायंस एंड मेकिंग श्योर के जितना डोज देना है दे दी गई। चले दूसरा पेशेंट करते हैं। दूसरे पेशेंट के लिए हु इज द वॉलंटियर? Sir, मैं डॉक्टर ताबिंदा। चले ताबिंदा आप बोल रही हैं गुजरांवाला से। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग अदर देन कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद से बोलते हैं। तो चलिए, आपकी पेशेंट छोटी सी हिस्ट्री है। एज 25, married for 2 years, gravida 3, para 2. During last pregnancy she had PPH. Now she is pregnant and duration of pregnancy is 26 weeks. आपने कोई और कंप्लेंट नहीं है। आपने हीमोग्लोबिन चेक की तो वो 8 ग्राम आ गया। Shall I repeat और चलेगा? जी सर। क्यों ताबिंदा? जी सर। Age नहीं सर। 20, married 2 years, gravida 3, para 2, सॉरी past history of PPH, अब 26 वीक्स पे है, 8 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ पहली दफा आई। जी बोलिए। After mutual introduction and taking the demographic detail, I will ask my patient about any presenting complaint. As in the blood test, her HP is 8 gram per deciliter. So I will ask about any shortness of breath, and if she has shortness of breath, for how long, and is it mild, moderate, or severe? Then about any palpitation, easy fatigability, about the last menstrual period, about this pregnancy, any presenting complaint in this pregnancy, fetal movement, any history of bleeding in this pregnancy. Then I will ask my patient about any history of heavy menstrual bleed, any personal or family history of bleeding disorder, history of pica or worm infestation, and her dietary habit, any history of chronic diarrhea or nausea, vomiting. And then in the obstetrical history, I will ask about the previous last child born birth, and any antepartum, intrapartum, and the postpartum complication, about her antepartum hemorrhage, and about the sequence of the event which happened, that what happened in the antepartum hemorrhage. Did she had any blood transfusion during that after that antepartum hemorrhage? What was the mode of delivery? एंटीपार्टम मैंने बोला था, मैंने PPH बोला था, पोस्टपार्टम hemorrhage. अच्छा सर, मैंने APH लिखा है. Okay. PPH. Okay. What was how postpartum hemorrhage was managed, and any blood transfusion during that time, any answer, and then history of any drug intake, allergies to drugs, and socioeconomic, and that's it, sir. चलो. Okay, so on examination, I want to see the weight and height of the patient to calculate BMI, blood pressure, pulse, respiratory rate, and the temperature. Then I want to see the general look of my patient, and I want to see the conjunctiva and her tongue to rule out pallor, any bruises, petechia present in her body, and I want to auscultate her chest and do the cardiac examination to rule out any symptoms and anemia. I want to do the abdominal examination. I want to take the symphysiofundal height, like a estimated fetal volume, and want to listen the fetal heart sound, and then in the investigation, as hemoglobin is given to me. खत्म हो गया जी. थोड़ा सा यही मैं रोक लेता हूँ, तो टाइम के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक चल रही.
बात यह है कि इस पेशेंट में आपको हाईलाइट दो चीजें तो बड़ी जरूरी है। आपने पीपीएच के मतलब बड़ा कैजुअली पूछा, आपने जरूर कहा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई कि नहीं, लेकिन आप ने तो ये नहीं पूछा कि शी इज पैरा टू कि ये पिछली प्रेगनेंसी में थी कि उससे पहली प्रेगनेंसी। मैंने तो कहा शी हैड पीपीएच। इम्पोर्टेंट है, अगर सेकंड प्रेगनेंसी में तो फिर तो ये रिपीट हो सकती है। अभी अगर पहली प्रेगनेंसी में थे दूसरी में नहीं था तो फिर पॉसिबिलिटी ऑफ सेफ्टी बेहतर है। एक जब भी पीपीएच का या एपीएच का जिक्र हो उस पे आप 1 मिनट जरूर लगा दीजिए कि जी वो एपीएच या पीपीएच की मैनेजमेंट कैसे हुई थी, कि आपको एक ब्लड लगा था, कई ब्लड लगे थे, आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ था, आपका रिकवरी जो थी वो लिवर में हो गई थी, कोई ऑपरेशन या कुछ और। इस तरह से एग्जामिनर को आजकल बंडल का जिक्र और ई मोटिव का जिक्र बड़ा हो रहा है, तो उसको जरा सा अपने इस हिस्से में इंक्लूड कीजिए कि बंडल का मतलब यह है कि क्या क्या प्रोसीजर हुए थे आपके और कितने ब्लड लगे थे आपको। एग्जामिनर आजकल सारे एग्जामिनर कॉन्शियस हो गए पीपीएच। जब पीपीएच आएगा तो ये आपको बंडल अच्छी तरह आना चाहिए या ई मोटिव अच्छी तरह, दोनों एक से ही है, ऐसे नाम का फर्क। तो ये अच्छी तरह आना चाहिए उसको एग्जामिनर को बताने के लिए कि आपको बंडल और ये मोटिव बहुत अच्छी तरह आता है। कम से कम ये पूछिए कि जी पीपीएच हुआ था तो कितना ब्लड गया था, आपको कितने ब्लड लगे थे और किस तरह ब्लीडिंग बंद हुई थी। ये 2-3 सवाल जरूर इंक्लूड कर लीजिए। आजकल तो ये बहुत ही पीपीएच एक बात। दूसरी बात के सिंस लास्ट, चूंकि मैंने जानबूझ के ये डाला था बीच में कि मैरिड फॉर 2 years, ग्रेविडा 3, 2 साल में उसने 2 बच्चे भी पैदा कर लिए, तीसरी प्रेगनेंसी भी हो गई। जी ये इस पॉइंट को आपने जरा और एनलार्ज करना था कि आपकी रैपिड प्रेगनेंसीज हो रही हैं, इन बिटवीन वक्फा बड़ा थोड़ा है, तो ब्रेस्ट फीड करती हो कि नहीं करती हो, आप ये प्रोफाइलैक्टिक आयन जो भी है लेती हो कि नहीं लेती हो, आपने प्रेगनेंसी से पहले हीमोग्लोबिन का चेक करवाया है कि नहीं करवाया। ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि शी स्टार्टेड द प्रेगनेंसी विद लेस देन 11 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो इसमें मैंने जानबूझ के ये 2 साल का इंटरवल डाला था ताकि आप ये मांगे पेशेंट्स के 2 साल के अंदर तीसरी प्रेगनेंसी और पहली दफा या दूसरी दफा उसको पीपीएच भी हुआ, और इन 2 बातों को हाईलाइट करना था आपने ज्यादा। अदरवाइज हम ठीक चल रहे थे। मैं आपको दोबारा टाइम देता हूँ, हमारे पास है अभी तो थोड़ा सा टाइम, तो यही पेशेंट दोबारा इसको दोहराइए, मैं अब फिर टाइम करता हूँ आप। Okay. After mutual introduction and taking the demographic detail, I will ask my patient about any presenting complaint, shortness of breath, for how long, and is it mild, moderate, or severe, and associated with any palpitation or easy fatigability. And when was her last menstrual period? Any problem in this pregnancy? Any bleeding, pain, or discharge? And how's the fetal movement? Any personal or family history of bleeding disorder, history of pica or worm infestation, and dietary habit and history of chronic diarrhea. Then I will inquire about the obstetrical history. As a patient is married for 2 years and she has 2 deliveries, then I will ask about any antepartum, intrapartum, postpartum complication. As she has history of postpartum hemorrhage, so I will inquire about on which delivery she had postpartum hemorrhage, on the first delivery, on the second delivery. Then how she was managed in that postpartum hemorrhage, and how bleeding was
loss stopped, and what was the loss of blood at that time, and how bleeding, and any history of blood transfusion during that management of the postpartum hemorrhage. Did they follow the emotive protocol? And as she has having two pregnancies in the last 2 years, so her baby is on breastfeed and on breastfeeding. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप यहीं पे पास हो गई हैं, हालांकि पेशेंट तक तो पहुंचे ही नहीं सही, आप पास हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर ने पॉइंट्स बीच में मांगे थे वो सारे आपने कह दिए। ठीक, किस तरह से इम्तिहान जो है, जिसको पंजाबी में कहते हैं इम्तिहान देने का बल होना चाहिए, आपको अंदाजा होना चाहिए। अंदाज आपका ठीक हो तो आप पहले 2-3 मिनट में ही पास हो जाते हैं, वो 7 मिनट का इंतजार नहीं होता। फिर ये सारा कहने के बाद आपने 3 मिनट लिए ये सारा कहने में, वी स्टिल हैड, और अब फिर हम प्रेजेंट प्रेगनेंसी पे आ गए, और वो सारा उसका जो भी है वो जिस तरह पिछली दफा आप ही ने कहा वो सारा कुछ कह देगी, तो क्योंकि पहले ही पास हो चुकी है, फिर आपको फेल नहीं करेंगे, क्योंकि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। चल मुख्तसरन आप मुझे ये बताइए कि इस पेशेंट की 26 वीक्स की प्रेगनेंसी है, 8 ग्राम हीमोग्लोबिन है, आप कैसे इसको मैनेज करेंगे? कंफर्म हो गया कि आयरन डेफिशिएंसी? Okay. So I will counsel my patient about her condition, that it's iron deficiency anemia. Then I will tell my patient the implication of this iron deficiency anemia on the mother and the fetus. In the mother, there are the chances of PIH, preeclampsia, abruption, and prolonged labor. As she has history of postpartum hemorrhage, so we can also anticipate postpartum hemorrhage in this pregnancy. So we will optimize her HP, and in the baby there are the chances of the preterm labor, IUGR infection, and low birth weight. So I will counsel my patient with the lifestyle modification and the dietary modification. I will ask my patient to take green leafy vegetable, meat, and egg in her diet, and then after that, as her HP is 8 gram per deciliter and history of PPH, so I will manage her HP by giving her parenteral iron. No, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपने ब्लंडर मार दिया, फिर सारा मेरा पास किया क्रेडिट वापस हो गया। okay. क्यों उसको देती इंट्रावीनस? या बाबा चीज 26 वीक्स पे है, लेस देन 30 वीक्स। कंप्लेंट्स चेक करेंगे, हाँ कंप्लेंट्स ओरल पे। बिल्कुल, कौन बोला है? बिल्कुल सादिया, बिल्कुल सही बोला। आई विल इंक्वायर हर कंप्लायंस अबाउट ओरल आयरन। Sure. Okay. ये लफ्ज बोल के फिर बेशक आगे आप कह दीजिए पैरेंटल दूंगी। I will inquire about her compliance with oral iron. I will compliance. Okay. I will अगर check वो the compliance. ओरल आयरन लेने को तैयार है, 26 वीक्स पे है, तो डजंट मैटर कि उसको ओरली दे सकते हैं। नहीं Sir, नहीं, आज का ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आप सबको, मैंने पहले केस में बोला स्पीड ऑफ रिकवरी इज सेम, ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। सिर्फ 30 हफ्ते के बाद हम चांस नहीं लेना चाहते कि जी हम ओरल पे डाले, महीना हो जाया हो गया तो फिर वो ले नहीं रही, कंप्लायंस नहीं कर रही, फिर हम वो वी आर कॉट। दैट्स व्हाई आई एक्सेप्टेड पैरेंटल आयरन इन फर्स्ट केस, बट इन दिस केस मैंने जानबूझ के 26 वीक्स रखा। 26 less than 30 weeks, you have a chance to check her compliance. पहले तो ज़बानी पूछिए,
कि if we prescribe oral iron, would she take it regularly? और कहते हैं नहीं जी नहीं, मैंने पहले खाई थी, मुझे तो कब्ज हो जाती है, मुझे ये हो जाता है, वो ठीक, then you are justified in giving her parenteral. अगर पहले आयरन दिया ही नहीं गया उसको या वो प्रिस्क्राइब ही नहीं हुआ तो that should be the first choice in this case. 26 weeks पे 8 ग्राम की हीमोग्लोबिन है, no symptoms. अगर उसको सिम्टम्स होती फिर भी मैं मान लेता चलो कोई बात, पर नहीं. यहाँ पे देखा ना सर जी. सर यस्टरडे मैं जो ना वो एसओजीपी की गाइडलाइन देख रही थी, तो उसमें था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप ओरल आयरन दें और सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर एनीमिया है तो आपने आईवी पैरेंटल लेनी है. ये मैंने आज सुबह पढ़ा, एसओजीपी नहीं पढ़ा मैंने, बड़ी मोटी जी किताब सर. पढ़ी और उसमें 30 वीक से कम यू कैन गिव ओरल आयरन. ओके सर, ठीक. ओरल आयरन प्रोवाइडेड देयर नो सिम्टम्स. ओके. ठीक है. मैंने बल्कि ये लिख के तैयार किया है आप लोगों के लिए. ये नजर आ रहा है आपको? जी सर. जी. इसको इसकी तस्वीर उतार लीजिए या इसको. हाँ सर. हो गया. सर फिर से दिखा दें. आ रहा है? जी सर. जी ले लिया. ये मैंने आप लोगों के लिए किसी किताब से निकाल के लिखा है. सर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा. सर इसकी पिक्चर भेज दीजिएगा सर, इमरान भाई से कह के. अब ठीक है? जी सर. नो सर, नजर नहीं आ रहा. अब ठीक है? मैं ग्रुप पे भेज दूंगी सर अभी. इससे ज्यादा कहीं करूंगा तो फिर आएगा नहीं. आ गया? आप हमने टेलीफोन पे तस्वीर उतारो ना इसकी. सर उतार जी सर ले लिए सर. बस चलो. ये बेसिक गाइडलाइन है आपके लिए. अच्छा. ये टेक्स्ट बुक से निकालिए, मेरी नहीं है ये. चले तो इस केस को छोड़ के अब 10 मिनट रह गए हमारे पास. अगला तीसरा केस. Who is the volunteer for that? जी सर. अस्सलाम वालेकुम. आपका नाम नहीं आया क्या? नूर. जी सर. कराची से. जी. मैं अगले रोज कराची गया था किसी मीटिंग पे, तो वहाँ 5-6 लड़कियां आई जिन्होंने कहा कि जी हमने कोर्स अटेंड किया और पास हो. खुशी चलो कुछ अगर एक को भी फायदा है तो मैं तो फिर भी ये एक्टिविटी जारी रखूंगा. अगर ज्यादा को सर फायदा, बहुत फायदा है. चले. सर पेशेंट अप्रोच हमें ना आपके हिस्ट्री सुन के आई है सर, हमें तो 4 साल में पता नहीं चला पेशेंट कैसे देखना होता है. चले ठीक है. देखिए ना, हम स्पेशलिस्ट बनने जा रहे हैं तो आपको पेशेंट फोकस करके वही उसकी बातें, वो थर्ड ईयर की बात और होती है, थर्ड ईयर की बात और है. यहाँ आप स्पेशलिस्ट बनते जाते हैं तो आपको अपनी स्पेशलिटी को कैसे उसको कंडक्ट करना है, बस ये आ जाना चाहिए. ये आ जाना चाहिए. इस तरह फोकस्ड आप रहेंगे तो आपके जब प्रैक्टिस करेंगी आप, माशाल्लाह सब प्रैक्टिस करेंगी, तो आपको विद इन 5 मिनट्स सही मुकाम पे पहुंचना, सही टेस्ट बताना, सही इलाज बताना, 3 बातें हैं जो आप विद इन 5-7 मिनट्स कर सकेंगे. That's what the patient needs. अल्लाह करेगा आपके काम में बरकत भी पड़ेगी. इंशाल्लाह सर. चले. सर एक क्वेश्चन था इसमें, अभी आपने बताया था कि अगर मोर देन 36 वीक है तो आप इसको ब्लड देंगे, होल ब्लड. सर इसमें पल्मोनरी एडिमा का चांस नहीं होगा अगर हम होल ब्लड दें? बिल्कुल या होल ब्लड देंगे या कहिए साथ ही कि इफ नीड बी
फिर मैं पैक्सेल दूंगी, एक्सेल डाल ठीक दूंगी, है पैक्सेल दे दूंगी। तो ठीक है सर क्योंकि होल ब्लड देने का कुछ एडवांटेज ये भी होता है कि प्लाज्मा में बाकी बहुत सारी पैरामिस्टर भी प्लाज्मा में प्रोटीन्स होती हैं, बहुत कुछ होता है, वो भी यूजफुल होती है। तो इसलिए हर एक के लिए पैक्सेल मत बोलिए, आप ये बोलिए आफ्टर 36 आई विल इवैल्यूएट एंड देन डिसाइड whether I should give whole blood or packed cells, बस इस तरह से बोलो। फिर एग्जामिनर क्यों आपको कन्फ्रंट करेगा कि होल ब्लड के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ओवरलोड हो गया तो ये हो जाएगा। तो अगर आपने पहले ही खुद ही कह दिया आई विल इवैल्यूएट द पेशेंट whether she needs whole blood or packed cells, समझ गए? Do I answer your question? यस सर यस थैंक यू चलो अगला, ये लास्ट पेशेंट है, 5 मिनट ही है फिर भी। एज 40, ग्रेविटा 2 पैरा 1, comes from a poor social class, at 32 weeks of pregnancy वही complains shortness of breath and fatigue, hemoglobin 6 ग्राम, और कंफर्म कर लिया टू मेक इट ब्रीफ कि वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बोलिए जी। Okay, sir. After the mutual introduction, I will confirm the biodata given to me, and after that I will inquire about the presenting complaint about the onset, its duration, it occur in this pregnancy or present previously. I will inquire about its severity, any weakness, fatigueness, palpitation, lethargy, or lack of concentration. I will inquire about the history of ये chest बार pain. बार आई विल इंक्वायर क्यों बोलती है? बस ये तो Okay, पहले sir. Any chest pain, any history of the asthma, thyroid disease, or cardiac disease, and about it is a spontaneous pregnancy and are taking folic acid intake or not. Any history of excessive nausea, vomiting in this pregnancy, and her dating an anomaly skin has been done or not. It is a single tone or a multiple pregnancy. I will inquire about. देखें नूर बीबी, नूर अला नूर, नूर और नूर है नहीं, क्यों आप वो सारी बातों में जाती हो? तो तुम्हारा तो 7 मिनट इन बातों में ही खत्म हो जाना। आपका पहला स्टार्ट वाज वेरी गुड कि जी उसकी ये कंप्लेंट्स इस प्रेगनेंसी में है कि इससे पहले भी थी, अब हैं तो ग्रेजुअली क्या वर्स हो रही हैं, ये आपने बोला, इस तरह से बोला, लेकिन ये पूछा। उसके बाद फिर जल्दी से आइए कि मैंने खुद आपकी आसानी के लिए कह दिया था आयरन डेफिशिएंसी। ये आप पता नहीं सारी वो इररिलेवेंट सी हिस्ट्री के पता नहीं क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पे फोकस रखिए आप, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेशेंट है जो इतनी अर्ली स्टेज पे उसको वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह, तो जरा इस पे ही रहिए, इस पे ही रहिए। तो फिर मैं दोबारा कहता हूँ आपको 7 मिनट देता हूँ। चलो Okay, I will inquire. after mutual introduction. After mutual introduction, I will inquire about the presenting complaint of the onset and duration of the short of breath. It occur in this pregnancy or present in the previous pregnancy. Its severity and its association with fatigueness, palpitation, lethargy, dizziness, or any lack of concentration. I will inquire about the history of excessive nausea or the vomiting, any diet intake. इस बात का excessive nausea, vomiting फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अब क्या तल्लुक है? ज्यादा इस सवाल को ज्यादा से ज्यादा मैं ये इस तरह मॉडिफाई कर सकता हूँ, आपके अगर इंसिस्ट करती है नोजिया वोमिटिंग के
Did she take iron orally and it caused her nausea, vomiting? Or what was the complaint? इस सवाल को इस तरह से पूछें तो मुझे एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं है. Remain focused on to hemoglobin 6 है, सिम्टोमेटिक है और 32 वीक्स पे है. क्या चलो. Okay, sir, I will inquire about the history of diet intake, her sanitary condition, history of pica or worm infestation, any bleeding from the orifice, any history of any history of the bleeding in this pregnancy, any chronic disease, and any bleeding disorders. And I will inquire about the history of heavy menstrual bleeding and the about the menstrual cycle and history of heavy menstrual bleeding. And I will inquire about the obstetrical history about the inter-pregnancy interval, any complication in previous pregnancy, antenatally, intrapartum or postpartum, and any history of APH or PPH in the previous pregnancy. And after that, I will inquire about any past medical and surgical history and any history of the drug intake. Then after that, यही पास मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री में आपने पिछली दफा बोला था एनी हिस्ट्री ऑफ हार्ट और लंग डिजीज जो कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है. बस वो एग्जामिनर को लगे कि आप कंसर्न है अबाउट जो बताया गया है उसके लिए. ठीक है. बाकी कोई है कि नहीं? ठीक, चलो आगे जाओ. Then, sir, I will do the examination of my patient. I will calculate the BMI from the height and weight of patient. I will check the vitals and I will. देखे ना क्या हो गया बाबा, क्यों अपने आप को बार बार उधर ले जाती हो? Remain focus, 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 focus. आप हर दफा डीरेल होती हो. जो रेलेवेंट बात है इसकी मैं बता देता हूँ. अब मैं बताता हूँ. रेलेवेंट बात यह है कि शी इज 40 years of age एंड हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है और 32 वीक्स पे है और ये सिम्टम्स हैं उसके. ठीक आपकी बात कि मैं उसकी कार्डियक लंग डिजीजेस को बाय हिस्ट्री रूल आउट करूं. और दूसरा आपने सही बोला प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं और उसका इंटरवल कितना, आपने सही बोला. लेकिन अब इस पे फौरन मैं आ जाऊंगा कि अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, 32 वीक्स पे है और शॉर्ट ऑफ ब्रेथ भी है, हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है, तो मैं उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन. Yes, sir, patient. वही बात जो पहले हो चुकी है, पैक दूंगा कि होल ब्लड दूंगा. और फिर असल जो इसमें कुंडी थी जहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे, आपके पास होने के लिए लाजम था कि इस पेशेंट को ब्लड तो देने में सब मैंने वो चिट सी दिखा दी, एवरीबॉडी एग्रीज कि इसको ब्लड मिलना चाहिए. लेकिन मैं आपसे ये इंफॉर्मेशन चाहूंगा, ये देखना, एक ब्लड दे तो मैक्सिमम 1 ग्राम की इंक्रीज होती है हीमोग्लोबिन. डू यू ऑल एग्री विद दिस? Yes, sir. अगर एक ब्लड दे तो 1 ग्राम बढ़ी. अब इसको 11 ग्राम पे लाने के लिए क्या हम 5 ब्लड देंगे इसको? ये था जो मैं चाहता था. इसको आप जरा डायलेट करके अपना व्यू देती कि मैं इसको, ऑल्दो शी नीड्स, शी शॉर्ट ऑफ recommended level of hemoglobin by 5 grams, she needs 1 blood for 1 gram 5, but I will not give her 5 bottles of blood. I will give her only 1 or 2 bags, which will make her asymptomatic. Which will make her asymptomatic. उसके बाद उसको parenteral दूंगा. And keep the blood in the fridge. ये 3 बातें आपने, I was expecting कि आप कहेंगे. Number 1, in view of the fact that she's got iron deficiency anemia and hemoglobin is 6 gram %, she is 32 weeks with symptoms. For adequate correction, she needs
minimum of 5 bags of blood, which I will not give. I will give her only 1 or 2 because this is the peak period of hemodilution, 32. उसको ब्लड पहले ही बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम आप देके ओवरलोड करेंगे तो शी विल गो इनटू CCF, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. इसलिए मैं उसको मैक्सिमम, वो भी पैक सेल्स 1 या 2 दूंगा, और उसके बाद फिर मैं उसको वो पैरेंटल आयन, वो पॉसिबली इंट्रामस्कुलर आयन पे डाल दूंगा, और ताकि बाय द टाइम she reaches 36-37 weeks उसकी हीमोग्लोबिन क्लोज टू ये आ जाए. देखना ये अगर 1 ग्राम पर वीक बढ़ती है तो शी 32, 4 वीक्स में वो 4 वो हो गए, 1 ग्राम ब्लड का या 2 ग्राम ब्लड के हो गए, तो हम सेफ जोन में. लेकिन उसको कवर करने के लिए आई विल ऑल्सो अरेंज ब्लड व्हेन शी गोज इनटू लेबर. ये 5 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन नूर साहबा इसके बताइए, मैनेजमेंट बताइए. I give you 3 minutes. Yes, sir. As my patient is at 32 week of pregnancy and she is is the symptomatic, so I will manage my patient by transferring her the Paxil. As her hemoglobin is 6 grams, so I will transfer at least 2 Paxil. Then I will look for the symptoms of the patient. If her symptoms are improved, then I shift her to the oral to the IV parenteral iron. 10 ये पास हो गई. सी आप लोग इधर उधर की बातें, वो उसको डायबिटीज है, उसको पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ऐरा गैरा कि शी इज 40, बच्चा पैदा हुआ, वो उसको ट्राइसोमी 21 तो नहीं है. इस तरह की बातें बाबा वक्त जाया करो. जो प्रॉब्लम है उस नहीं पे सर, वो पैटर्न हिस्ट्री एग्जामिनेशन उस तरह में चल रही थी तभी. जी नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं ना टोटल हिस्ट्री. जी सर. You don't have time. कितनी दफा ये 7-8 मिनट का जिक्र करता हूँ कि आपने तो 7-8 मिनट में उस पेशेंट की टोटल मैनेजमेंट पे पहुंच, आपके पास नहीं है टाइम वो जो 3rd ईयर की हिस्ट्री है वो दोहराने का. अब आप स्पेशलिस्ट हो, वो एज ए स्पेशलिस्ट अपनी स्पेशलिटी में रिमेन फोकस्ड और रिहर्सल कीजिए कि आपको जितना टाइम एलोकेटेड है आपको उसमें उसकी मैनेजमेंट तक पहुंचे आप. चलो मेरे ख्याल में तो काफी ठीक हो गया ये सेशन, लेकिन फिर भी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. हालांकि अनीमिया तो बड़ा कॉमन है बाबा. सर एक क्वेश्चन था. जी पूछिए. सर SOGP में की गाइडलाइन में कह रहे हैं कि पेशेंट किसी भी गेस्टेशनल एज पे हो, अगर सिम्टोमेटिक है तो आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे. सिम्टोमेटिक बिल्कुल ठीक, मेरा उससे इत्तेफाक है. अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो उसको एक ट्रांसफ्यूज करने में के कोई हर्ज नहीं. लेकिन सुन लीजिए, ब्लड देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर एक ब्लड देने से उसकी सिम्टम्स रिलीव हो जाती है तो कोई बात नहीं. तो लेकिन हमने पहले पेशेंट को ब्लड ना दिया, हम सीधा पैरेंटल आयन पे डाल दिया उनको. बिकॉज शी इज 30, शी वाज एट 30 वीक्स पे. हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम, अर्जेंसी कोई नहीं थी, तो इसलिए मैंने वो मान दिया. लेकिन आपकी बात सही है, अगर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीकनेस है, तो उसको एक ब्लड दो, उससे सिम्टम्स रिलीव हो जाती हैं. बाकी का पैरेंटल आयन से करो और फिर लेबर में स्पेशल केयर के फ्रिज अरेंज करो और ये करो और वो करो. ये बातें ठीक है. लेकिन पहले केस में हमने नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम we remain focused on to management of that patient. तो एक ही पेशेंट पे 2 मैनेजमेंट देके दोनों पास हो जाते हैं, ये आम होता है. जरूरी नहीं है कि जिसने ब्लड नहीं दिया वो फेल होगी पहले पे, मैंने उसको पास किया बगैर ब्लड के. तो
जनरली स्पीकिंग SOGP की गाइडलाइंस एक्सेप्टेबल है मुझे, मैंने आई एग्री विद दैट, लेकिन जरूरी नहीं इतनी हार्ड लाइन कि वो पहली पेशेंट को ब्लड क्यों नहीं दिया, वो भी तो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ थी ना, लेकिन उसके पास हमारे पास टाइम ज्यादा था, अवेलेबल था, और दूसरे पेशेंट में हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए हमने उसको, चलो जी। सर एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम। सर एक जी, पूछ रिक्वेस्ट लीजिए। है सर जी, पहले ये सवाल पूछ सर। लें। हाँ जी, सर एक देयर इज अ क्वेश्चन सर। हाँ जी, बोले बोले। Hello, Assalamu alaikum, sir. Sir, I am Dr. Shine from Karachi. It's my first time to get entry in your lectures. Sir, my question is that कि हम जो है उसको पैक सेल्स दे रहे हैं, अगर हम उसको जो है होल ब्लड दे देते हैं और कंजस्टिव कार्डियक फेलियर का जो है उसमें चांसेस हैं, तो क्या सर हम प्रेग्नेंट को है अंडर लेसिक्स कवर नहीं दे सकते? लेसिक्स क्या नुकसान दे सकता है बच्चे वही को? आप उसको कवर करना चाहते हैं कि मैं ब्लड दूंगी, तो फिर मैंने कहा ना कि केयरफुली ब्लड देने में लेसिक्स देना भी है, कि आप साथ उसको लेसिक्स दे दें, वो डायलिसिस होगा तो ओवरलोड से बचेगी वो। आई एग्री विद यू, राइट आई एग्री, दैट इज वन वे ऑफ मैनेजमेंट। सर somebody asked me कि अगर आप उसको लेसिक्स देंगे तो फिर बच्चा मतलब मदर जो है वो ओलिगोहाइड्रोएमियोस में चली जाएगी, तो आप बच्चे को ओ ना अगर ना, मतलब नथिंग टू डू, एक लेसिक्स से कोई ओलिगोहाइड्रोएमियोस नहीं होता, बल्कि ये सुन लीजिए, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। अगर पेशेंट you, को, sir. एक मिनट, अगर पेशेंट को ओलिगोहाइड्रोएमियोस है, ज्यादा पानी पीने से उसका ओलिगोहाइड्रोएमियोस कभी ठीक नहीं होता। नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद ड्रिंकिंग ऑफ वाटर और फ्लूइड्स एंड ओलिगोहाइड्रोएमियोस। इसी तरह अगर पेशेंट को अगर पेशेंट को पॉलीहाइड्रोएमियोस है, उसकी फ्लूइड इनटेक रिस्ट्रिक्ट करने से वो पॉलीहाइड्रोइज्म ठीक नहीं होता, इसका रिलेशनशिप है ही नहीं कि जो पॉलीहाइड्रोएमियोस है वो पानी उसके बेचारी को रोजा रखवा दो, पानी ना पीने दे ताकि उससे कम, ऐसा नहीं होता। इधर ओलिगो को ज्यादा पानी पिलाओ तो वो ठीक हो जाएगा। सो लेसिक से ओलिगो नहीं होगा, लेसिक से ओलिगो नहीं होगा। तो एक बात, थैंक यू सो मच जी और सर। दूसरा आपने सही कहा कि अगर आपको होल ब्लड देने में ये डर है तो लेसिक दे दीजिए, या उसको स्लोली दे दीजिए ताकि वो ओवरलोड ना हो, कि ये यूरिनरी आउटपुट को मैं वॉच करूं, साथ ऐड कर वॉच करते हैं। राइट सर, थैंक यू सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी, हेलो सर आगे जो है ना आपकी सिर्फ एक ही क्लास है, और सर एक टॉपिक जो हमें बहुत मुश्किल लगता है ना वो सर ट्विन प्रेगनेंसी है, तो सर चलो प्लीज सर आप वो IUGR भी, twin सर pregnancy चलो के IUGR बारे में- अगला ट्विन कर लेंगे, ट्विन सर ट्विन विद जी सर, IUGR thank you so करना, much. IUGR की न्यू गाइडलाइन आई है आयुजी सर वो और सर, वो IUGR बहुत जो है ना वो खतरनाक, मैडम वो ने समझ पढ़ाया है, नहीं आती, मैडम ने पढ़ाया था, वो उसकी समझ ही क्लास नहीं हो आ चुकी रही है। आईजी और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लेकिन सर पहले APS twins इन कर माय लेंगे, अगर ओपिनियन टाइम सर बचा तो फिर APS सर ये ट्विन प्रेगनेंसी सर ये आता भी है, और ये इवेलुएट करना और बताना बहुत हाँ मुश्किल ये होता है। बिल्कुल कर तो लिया, सर लिख लिया मैंने सर ट्विन पहले विद twins। IUG सर APS जी सर ठीक है, थैंक यू। सर APS इज अ मॉन्स्टर फॉर अस सर, मुझे नहीं कभी हर बार पढ़ के भी मैं मतलब उसको इवेल्युएट नहीं कर पाती सर, प्लीज इस पे जो है आपका लेक्चर चाहिए। चलो जी, पहले थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, एक क्वेश्चन है। हेलो जी पूछिए, फिर जल्दी पूछिए। सर, अगर ये सेम पेशेंट हो 6 ग्राम HB और 38 वीक्स पे हो सर, फिर क्या करना है उसके साथ? क्या अगर 10 ग्राम 38 वीक्स हीमोग्लोबिन है, अगर पेशेंट 10 ग्राम छः। हीमोग्लोबिन है, तो फिर नहीं सर, 6 ग्राम मतलब अगर वो पे हम 1 वही और 2 पिन ब्लड दें। मैंने 6 ग्राम ही बोला था, 6 ग्राम है, 5 ग्राम है या 7 है, आप वो बात हो चुकी, आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे 1 या 2, ये बोलिए सर तो 38 वीक्स पे अगर है और वो लेबर में चली जाती है, I will give her blood 1 or 2 till her symptoms are relieved. जी सर। Then on फिर ओरल दीजिए, पेरेंटल दीजिए, आयन देंगे। सर फिर अगर वो लेबर में चली गई और वो जी उसका एज मैंने बोला ना,
वो मैं फ्रिज का इंतजाम करेंगे, ब्लड इन द फ्रिज। और फिर लेबर की मैनेजमेंट है, एक्टिव थर्ड स्टेज मैनेज करेंगे। और चड्डी उतारो, अभी जल्दी उतारो, आओ नहाओ। जी सर Thank you, sir. लेबर में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज, सर किस स्टेज में पेशेंट को ब्लड देना ज्यादा सेफ है? सर सेकंड और थर्ड में तो थोड़ा डेंजरस नहीं होगा? ओ अच्छा 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 किया। ऐसे ही नहीं देंगे, ब्लड रेडी रखेंगे। अगर उसका नॉर्मल लॉस है फिर हो सकता है उसको फौरी ब्लड की जरूरत नहीं है, फिर बाद में देंगे। अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है फिर उसको ब्लड लगा देंगे, चाहे वो सेकंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में। सर चाहे HP 7 से कम, सर अक्सर 7 HP पे अक्सर पेशेंट्स आते हैं ना, हाँ और जी, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कभी दिखाया भी नहीं होता। हाँ जी। तो सर इसमें हम ब्लड इन हैंड करके फ्रिज में रख दें, और अगर वो ब्लीड नहीं करती तो फिर हम कब उसको ट्रांसफ्यूज? लेबर से पहले आती है तो एक बोतल लगा देंगे उसको, तो चूंकि साथ वाली सिम्टोमेटिक भी होगी, तो आके वो 8 पे आ जाए और एसिम्टोमेटिक हो जाए, 2 बैग फ्रिज में रख दे। सर आपकी नेक्स्ट क्लास वाले दिन मेरा पेपर है। क्या नाम है? सर साहिबा। साहिबा। आज आपने नहीं पेश किया जी जी सर, मैंने प्रेजेंट किया था फर्स्ट केस। तो अगली दफा भी करना चाहती हैं? नहीं नहीं सर, नेक्स्ट तो मेरा वाइव है, नेक्स्ट वेडनेसडे आपकी क्लास वाले दिन। फाइनल। कोई इम्तिहान हो रहा है आजकल? जी जी सर, सर मेरा थर्सडे को है, वेडनेसडे के बाद वाला थर्सडे। अच्छा, फिर अगर कल इम्तिहान है, आज आप महसूस करने क्लास में आ जाना, आ जाइए, जरूर आ जाइए। और मैं ट्विंस पढ़ाने लगा हूँ, अगर आपके ख्याल में वो यूजफुल होगा तो जरूर आइए। तो जरूर आएंगे। All the best of luck for your examination. I hope all of you pass. Thank you, sir. इंशाल्लाह, वैसे आप इंशाल्लाह सर बताओ, जरूर। मैं काफी साल मैंने पढ़ाया है, तकरीबन 69 से 98 तक, 30 साल तो पढ़ाया ना। तो मेरे बेशुमार रजिस्ट्रार थे, बिलीव इन मी, मेरा रजिस्ट्रार कभी फेल नहीं हुआ। आई डोंट रिमेम्बर एनी, और सबके सब फिर वो प्रोफेसर भी बने। तो जो आप कहो वो प्रैक्टिस भी करो बाबा, जी सर इंशाल्लाह। वो फिर वो प्रैक्टिस भी करो, फिर वो बात फिर पक्की हो जाती है। 2-4 दफा आपने उस तरह का मरीज उस तरह ट्रीट किया, फिर आप यू हैव नो प्रॉब्लम, दैट्स व्हाट यू हैव डन, और वो सही होता है, सही होता है। चलो जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, सर आप हमारे लिए रोल मॉडल है। Thank you, sir. खुदा हाफिज।
Hello. Hello.